Hello students, this is Rubina Kosar, history teacher through his Punj. Today we will discuss about history chapter 3, ruling the countryside. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बनी तो उसने कौन कौन से नए मेथड बनाए रेवेन्यू जनरेट करने के, और साथ ही उस टाइम की एग्रीकल्चर कंडीशन क्या थी, ये भी जानेंगे हम इस चैप्टर में. On 12th August 1765, ईस्ट इंडिया कंपनी became दीवान. 1765 में मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में झगड़ा हुआ था, जिस में ब्रिटिश जीत गए थे. अब 1765 में कंपनी दीवान बन गई थी. आफ्टर बिकमिंग दीवान ऑफ बंगाल, द कंपनी स्टार्टेड परचेजिंग कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बंगाल. पहले कंपनी को कॉटन और सिल्क परचेजिंग करने के लिए अपनी कंट्री से पैसे आते थे. अब जब ये बंगाल के दीवान बन गए तो उनको यहाँ से इतना रेवेन्यू आने लगा कि वो ईज़िली अपना सारा सामान जैसे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस ये सब उनको मिलने लगा. द कंपनी ऑफ बंगाल वाज फेसिंग डीप क्राइसिस. आर्टिसन एंड पीजेंट्स लेफ्ट बंगाल. अब जब कंपनी ने आर्टिसन और पीजेंट से ज़्यादा रेवेन्यू लेना शुरू किया तो बंगाल की इकॉनमी डूब गई, तो वहाँ के आर्टिसन और पीजेंट को बंगाल छोड़ना पड़ा. ए बिग फेमाइन हिट बंगाल इन 1770. दिस किल्ड अबाउट 10 मिलियन पीपल. अब 1770 में बहुत बड़ा फेमाइन आया जिसमें 10 मिलियन पीपल की डेथ हो गई और कुछ लोग वहाँ से चले गए बिकॉज देयर वाज नो सोर्सेस ऑफ इनकम. और उनके पास कोई काम भी नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनको बंगाल छोड़ना पड़ा. कंपनी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. द कंपनी वांटेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर in order to stop the decreasing in its revenue. अब कंपनी चाहती थी कि ये लोग यहाँ बंगाल से ना जाएं, इनसे हमें रेवेन्यू मिलता रहे, जिसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने पर जोर डाला, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग मेथड बनाए. इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. लॉर्ड कॉर्नवेलिस इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन 1793. परमानेंट सिस्टम में क्या था कि ज़मींदार को ड्यूटी दी गई कि वो फार्मर और कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को दे. ब्रिटिश ने रेवेन्यू अमाउंट फिक्स की थी. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम इन द परमानेंट सेटलमेंट. अब प्रॉब्लम क्या आई? अब प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी को लॉस हो रहा था क्योंकि ज़मींदार की अमाउंट तो फिक्स थी, लेकिन थ्रू ज़मींदार कंपनी को पीजेंट और फार्मर से रेवेन्यू कम मिल रहा था, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट, महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी सिस्टम क्या है? डेवलप्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822. इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. फील्ड्स वर मेजर्ड. रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट एडेड अप टू कलेक्टिव रेवेन्यू ऑफ विलेज. वेल, ये जो सिस्टम था ये परमानेंट सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट था. अब फील्ड को मेजर किया गया, जिसकी लैंड कम थी उससे कम रेवेन्यू लिया गया, और जिसकी लैंड ज़्यादा थी उससे ज़्यादा रेवेन्यू लिया गया. अब रेवेन्यू को फिक्स नहीं किया गया, अब रेवेन्यू को सिचुएशन के हिसाब से कम या ज़्यादा किया गया. पहले ज़मींदार को रेवेन्यू कलेक्ट करने की ड्यूटी थी, अब विलेज के हेडमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. नेक्स्ट, मेजर लैंड. अब हर लैंड को मेजर किया गया. विलेज यानी उस टाइम विलेज को महल भी कहा जाता था. हेडमैन विलेज का जो मुखिया होता था. अब जो विलेज का जितना भी रेवेन्यू था वो विलेज के हेडमैन को दिया जाता था, वो आगे कंपनी को देता था. उसे महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता था.
ये नॉर्थन पार्ट में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी सिस्टम कल्टीवेटर्स को कहा जाता है। अब सॉर्टन पार्ट में रियोतवाड़ी सिस्टम सेटअप किया गया। इसे डेवलप किया गवर्नर ऑफ मद्रास ने, थॉमस मोनरो ने 1820 में सेटअप किया। इसमें ब्रिटिश डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। नेक्स्ट मेजर लैंड पीजर्स रियोट्स ब्रिटिशर। इसमें लैंड को मेजर किया जाने लगा। रेवेन्यू था वो पीजेंट को दिया जाता था और पीजेंट आगे ब्रिटिशर को देते थे। द अमाउंट ऑफ द टैक्स वॉज वेरी हाई। पीजेंट स्टार्टेड डिजर्टिंग कंट्री साइड। प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पीजेंट अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। क्रॉप्स फॉर योग, जूट इन बंगाल, टी इन असम। अब ब्रिटिश ने जूट की कल्टीवेशन बंगाल में और टी की कल्टीवेशन असम में स्टार्ट की। क्रॉप्स फॉर योग, शुगर कैन इन यूपी, वीट इन पंजाब। अब शुगर कैन की कल्टीवेशन यूपी में स्टार्ट की फोर्सली एंड वीट की कल्टीवेशन पंजाब में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिगो कल्टीवेशन के रिलेटेड। हाई डिमांड फॉर डाइंग क्लॉथ्स इन यूरोप, इंडिया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन इज suitable for its growth. India was the main exporter of indigo. इस तरह से ब्रिटिश ने इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट करवाया। इंडिगो कल्टीवेशन की यूरोप में काफ़ी डिमांड थी क्योंकि ये क्लॉथ्स डाई करने के काम आती थी। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ इंडिगो टू फैब्रिक डाइंग। पहले यूरोप में इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फ्रांस के लोगों से काम करवाया जाता था, बाद में इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट मेथड ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। अब किस तरह से इंडिगो कल्टीवेशन किया गया, उसके लिए मेथड बनाए गए अलग अलग से, जैसे तीज सिस्टम, रियोटी सिस्टम। तीज सिस्टम में जो प्लांटर थे वो या तो लैंड खरीद के लेते थे या रेंट पे लेते थे, जिसमें वो इंडिगो कल्टीवेट कर सकें। रियोटी सिस्टम में जो प्लांटर थे वो विलेज के हेडमैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे या उनको लोन दिया जाता था ताकि वो इंडिगो ग्रो कर सके, जिससे ब्रिटिश को फ़ायदा हो। प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिगो कल्टीवेटर्स। अब इंडिगो कल्टीवेटर्स में प्रॉब्लम क्या आई कल्टीवेटर्स को? इनकम फ्रॉम इंडिगो वाज लेस, लैंड बिकम इनफर्टाइल, अनसूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस क्रॉप, कल्टीवेटर्स गॉट ट्रैप्ड इन never ending loan cycle. Next, the Blue Rebellion. In March 1859, a rebellion broke in Bengal. The rebels were the indigo cultivators. अब क्या था? 1859 में रिबेलियन ने मार्च स्टार्ट किया क्योंकि इनको इंडिगो कल्टीवेशन से बहुत नुकसान हो रहा था। लैंड ख़राब हो रही थी और इनकम भी नहीं हो रही थी। उस टाइम क्वीन विक्टोरिया ऑर्डर्ड मैजिस्ट्रेट ऑफ बरासत टू इशू एन ऑर्डर विच स्टेट्स दैट रोड्स वुड नॉट बी फोर्स्ड टू इंटर इनटू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वीन विक्टोरिया ने ऑर्डर किया वरासत के मजिस्ट्रेट को कि स्टेट में किसी को भी इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया जाए। नेक्स्ट सेटअप ऑफ कमीशन। अब एक कमीशन बैठाया गया। इसमें कुछ ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये सारी गलती प्लांटर की है। प्लांटर ने फोर्सली लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जिससे लोगों को लोन भी ख़त्म नहीं हो रहे थे और सॉइल भी इनफर्टाइल हो रही थी और उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। आफ्टर द रिवॉल्ट, production of indigo came to an end in Bengal and shifted to बिहार। अब जितना ये रिवॉल्ट हुआ था, कमीशन बैठा था, इससे क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो थी ये ख़त्म हो गई। बंगाल में अब ये जो प्लांटर थे यहाँ से शिफ्ट हो गए बिहार में।
बिहार में भी ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। वहाँ पर भी लोग रिवॉल्ट पर उतर आए। अब इस चैप्टर में हम सारी सिचुएशन समझ चुके हैं किस तरह से मेथड बनाए गए अलग अलग और क्या क्या प्रॉब्लम आई। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, थैंक्स।